नमस्कार, स्वागत है। सिविल अड्डा पर आपका स्वागत है। और सिविल अड्डा पर हम एमपीपीएससी मेंस को लेकर पेपर 2 को लेकर चल रहे हैं, जिसमें यूनिट 1 में हमारे पास पॉलिटी है। पॉलिटी लेने का एक कारण ये भी था, मैंने आपको बताया था कि पॉलिटी लेने का एक कारण ये था कि हमें जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, उसके सिलेबस में बहुत सारा ऐसा सिलेबस है जो पॉलिटी में हमारा कवर होता है। प्रीलिम्स का भी कवर होता है, मेंस का भी कवर होता है। अगर हम पॉलिटी को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स में पिछली बार जो प्रश्न थे प्रीलिम्स में, वो तो 10 से प्लस क्वेश्चन थे, ठीक है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग 14 क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ को वो क्वेश्चन कहीं और जोड़ दिए गए, लेकिन मेरे अनुसार जो थे वो 14 क्वेश्चन थे प्रीलिम्स में। और मेंस में आप देखते हो कि मेंस में 1 यूनिट और 2 यूनिट और तीसरी यूनिट, यानी कि पेपर 2 की 3 यूनिटें लगभग आपकी बहुत बड़ी यूनिटें हैं। 30-30 नंबर की यूनिट है, यानी कि 90 नंबर आपको कवर करते हैं। और उसमें आयोग भी है, और वही आयोग अपने प्रीलिम्स के सिलेबस में भी है, यानी कि स्पेशल सिलेबस का हिस्सा है प्रीलिम्स का। जहाँ पर एक समय पर एक्ट हुआ करते थे, वहाँ पर आज आयोग दिखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं पॉलिटी में हमें लगातार 8-9 क्लासें कर ली हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर वो देख सकते हो। हो सकता है उसमें अच्छी क्वालिटी ना हो, लेकिन अब हमने पूरी कोशिश करी है कि क्वालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। लेकिन उन क्लासों में भी यकीन करिए, हमें इस क्वालिटी को देख सकते हैं आप, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म कर सकते हो, लेकिन हमारे ज्ञान के जो हम आपको ज्ञान प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पर भी आपको भरपूर ज्ञान दिया गया है। थोड़ा सा संसाधनों की कमी थी, अब संसाधन उपलब्ध हैं, ठीक है। जितनी भी और कमी होगी वो सारी समय के साथ आपके सामने लाई जाएगी, पूरी करी जाएगी। और अब हम शुरुआत करते हैं। मूल अधिकार का हमने शुरुआत कर दिया था। मूल अधिकार को आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 18 तक, जहाँ पर हमें समता का अधिकार कहते हैं, यानी समानता का अधिकार हमने पढ़ लिया है। आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 18 में समानता का अधिकार है, जो मूल अधिकार का हिस्सा है। आर्टिकल 12 और 13 भी मैंने आपको बताया है, जहाँ पर आर्टिकल 12 में आपको राज्य की परिभाषा दी गई है। अंतःकरण की विधियाँ, कोई शून्य, कोई राज्य ऐसा कानून बनाए जो नागरिकों के अधिकारों का हनन करेगा, तो उसको उसको सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर देगी। इस प्रकार के कानून हमने पढ़े हैं। आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 पढ़ा है। उसके बाद आर्टिकल 14 से लगाकर आर्टिकल 18 तक हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर समानता का अधिकार की बात आती है, जहाँ पर लोक नियोजन में अवसर की समता, आरक्षण जैसे विषयों को हमने पढ़ा है। आर्टिकल 17 जहाँ पर अस्पष्टता का अंत पढ़ा है। आर्टिकल 18 जहाँ पर उपाधियों का अंत को भी हमने अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19, हालांकि जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में, आर्टिकल 12 से लगाकर आर्टिकल 32 तक, 35 तक भी हम मान सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा आर्टिकल है और सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 की सबसे बड़ी विशेषता तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यह केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। ये अब तक सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। ये जो आर्टिकल हमने उससे पहले पढ़े थे, जैसे 12, 13 या आर्टिकल हमें 14 से लगाकर 18 खासकर जो पढ़े थे, वो हमारे सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है। वो भारतीय नागरिकों के अलावा जो विदेश से जो नागरिक आते हैं और भारत में विधि व्यवसाय करते हैं या कुछ काम करते हैं या रोजगार लेते हैं, उनके लिए भी वो आर्टिकल है। उनके लिए, उनको भी समानता का अधिकार मिलता है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19, ये हमें सिर्फ कहाँ मिलता है? सिर्फ नागरिकों के लिए मिलता है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता तो इसकी ये होती है, आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 में और क्या है? आर्टिकल 19 में सब क्लोज है। आर्टिकल 19 में सब क्लोज का मतलब उपबंध है। आर्टिकल 19(1), आर्टिकल 19(2), आर्टिकल 19(3), इस प्रकार से आर्टिकल हमें 19 को पढ़ना है। आर्टिकल 19 के पहले आर्टिकल 19 का नाम क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 19 का एक ए, आर्टिकल 19 का ए क्या बोलता है? एक ए नहीं है, ए। आर्टिकल 19 का ए है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, वाक यानी बोलना, ठीक है, और अभिव्यक्ति यानी किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो वो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। अब आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19(1) में हमें, आर्टिकल 19(a) में हमें वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पढ़ना है। आर्टिकल 19(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या आता है। तो प्रीलिम्स में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ से मेंस में क्वेश्चन नहीं आते। मेंस में क्वेश्चन संभावित किस प्रकार से बनते हैं, वो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन आपको नीचे नमूना दिया है, जो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन प्रीलिम्स में किस प्रकार से, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है, वो प्रेस की जो आज़ादी है, वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है? तो वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आती है। अगर थोड़ा सा टप करके ये सारे ऑप्शन दे देते हैं, तो फिर मैं मानता हूँ कि आर्टिकल 19(a), आर्टिकल 19(a) में प्रेस की स्वतंत्रता, ध्वज फहराना, जो नवीन जिंदल वाला मामला है, अगर आप वो पढ़ते हो, आपको ये सारी चीज़ें एम लक्ष्मीकांत में या और अन्य बुक में मिल सकता है, ठीक है। तो जो नवीन जिंदल वाला मामला है, नवीन जिंदल एक मामला आया था, सकल पेपर बनाम नवीन जिंदल, इस प्रकार से मामला आया था। उसमें ध्वज फहराना जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, अपने घर पर झंडा लगा सकता है।
लेकिन कब लहरा सकता है, उसे सम्मानपूर्वक लहराना होगा, उसके लिए कुछ सीमित दशाएं हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित करी है। तो उसके लिए हमें नवीन जिंदल वाला पूरा मामला पढ़ना होता है। वैसे हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस में उस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये मैं आपको आज से उनके नमूने भी देने लग जाऊँगा कि आर्टिकल, इसके बाद आर्टिकल 20 और 21 पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको दूंगा, और आर्टिकल 19 से किस प्रकार से प्रश्न बने हैं वो भी मैं आपको दूंगा। इससे पहले वाले सेशन में शायद मैंने नहीं दिए, लेकिन अब इस बार मैं पॉलिटी में ये सारा काम करने जा रहा हूँ और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। चलिए, जो आर्टिकल, जो प्रेस का मामला है वो अभिव्यक्ति या वाक्य के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19A के अंतर्गत आता है। ध्वज फहराना और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है? अभिव्यक्ति का मतलब जो है एटीट्यूड, जिसको इंग्लिश में तो एटीट्यूड बोलते हैं, लेकिन अगर हिंदी में अगर मैं उसको सही तरीके से परिभाषित कर दूंगा आपके सामने कि किस प्रकार से अभिव्यक्ति को कहा जाता है, तो अभिव्यक्ति का जो मसला है वो, जैसे आप सिर पर तिलक लगाते हो, उसे क्या बोलते हैं? हिंदुत्व। वो जो हिंदुत्व को दर्शाना है वो होती है अभिव्यक्ति, ठीक है। इसी प्रकार से सिख लोगों में, जैसे हम किसी व्यक्ति के पास अगर हथियार मिल जाते हैं तो उसको पुलिस आगे नहीं जान देती, गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है। कुछ मामले, कुछ मसले ऐसे होते हैं जो आईपीसी के तहत उनके ऊपर दंड लगता है। लेकिन सिख जो समुदाय है भारत का, ठीक है, जो उत्तर भारत में बहुत बड़ी तादाद में है, और सिख समुदाय में कृपाण कछार जो कटारी जो रखते हैं वो संविधान ने उसको मान्यता दी है, क्योंकि वो उनके धर्म के साथ, उनको धर्म वो अपने धर्म का पालन करते हैं और अपने धर्म के लिए उनको रखना अनिवार्य है, तो वो उसके लिए रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अगर कोई अन्य समुदाय है या कोई अन्य लोग हैं जिस प्रकार से बंदूक लेकर घूमते हैं बिना लाइसेंस की, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन वो अभिव्यक्ति है कि अगर वो हाथ में कड़ा पहनते हैं, कटार रखते हैं, तो वो उनकी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं कि हम सिख धर्म को गुरु नानक को मानते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा भी है, हमारे संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है और सबसे अच्छी विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ध्वज फहराना भी मैंने बताया, नवीन जिंदल वाला मामला है। अभिव्यक्ति मैंने आपको बता दिया कि आप हिंदुत्व दर्शा सकते हो, अगर आप मुस्लिम समुदाय से हो तो आप टोपी पहन सकते हो, उसमें कोई शंका नहीं। अगर आप सिख हो तो कटार रख सकते हो। इस प्रकार से प्रत्येक धर्म के लिए अपने अपने कुछ नियम होते हैं, कानून कायदे होते हैं, और वो सारी आज़ादी हमें यहाँ से मिलती है। ये इसीलिए स्वतंत्रता, ये अधिकारी स्वतंत्रता का है, आज़ादी का अधिकार है कि आप चाहे क्या आज़ादी ले सकते हो। निरायुद्ध या शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, ठीक है। ये टर्म में नहीं जाइए, टर्म इसलिए लिखा है मैंने कि कभी कभी प्रीलिम्स में इस प्रकार से टर्म पूछ ली जाती है, लेकिन सीधा सा मामला ये है कि इसका जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि सम्मेलन, यानी कि जो बड़े स्तर पर जो बैठकें होती हैं, जो रैलियाँ निकलती हैं, और या फिर किसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए रैलियाँ निकलते हैं, तो उस प्रकार की रैलियों का आयोजन करना, किसी का विरोध करना, प्रदर्शन करना, ठीक है, सरकार का विरोध करना, ये सारी आज़ादी भी हमें दी गई है। और कहाँ, किसने दी है? हमारे संविधान ने दी है, हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 19B में दिया गया है, ठीक है। तो निरायुद्ध या शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार कहाँ पर है? आर्टिकल 19 में है। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 19C, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि आर्टिकल 19 बहुत बड़ा है, इसलिए इस क्लास में सिर्फ आर्टिकल 19 ही पढ़ा पाऊंगा। आर्टिकल 20 और 21 के लिए हम अगली क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी बहुत अच्छे आर्टिकल हैं, और जैसे जैसे हम संविधान पढ़ते जाएंगे हमें थोड़ा सा संविधान की समझ या देश दुनिया की समझ होती जाएगी। पॉलिटी एक ऐसा विषय है जहाँ से हमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, और मुझे लगता है कि जो हम सारे जो जीएस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें पॉलिटी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, ठीक है। तो हम पॉलिटी ही पढ़ रहे हैं। तो समूह या संघ बनाने का अधिकार, जैसे आप अपने गांव में कोई संगठन में, अपने गांव में या अपने शहर में, अपने कस्बे में कहीं पर किसी समूह का हिस्सा होंगे, किसी दल का हिस्सा होंगे, ठीक है। हो सकते हैं आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, या फिर अपने गाँव स्तर पर या अपने विलेज स्तर पर भी आपने छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं, जैसे लोग बनाते हैं छोटे छोटे ग्रुप। बजरंग दल तो हालांकि बहुत बड़े स्तर पर है, ठीक है। या अपने जो अम्बे ग्रुप है, इस प्रकार से जो दल बनाने के, समूह बनाने की शक्ति है वो हमारा संविधान देता है, ठीक है। वो हमें संविधान देता है, और कहाँ पर होता है इसका जिक्र आर्टिकल 3 में। लेकिन खासकर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, राजनीतिक दल बनाने का जो घोषणा है वो संविधान में कहाँ पर है, वो अधिकार जो नागरिकों को वो कहाँ पर है? तो आर्टिकल 19 में है, ठीक है, या आर्टिकल 19C में है, ठीक है। आर्टिकल 19 इसलिए कि ऑप्शन में कभी आर्टिकल 20 आ जाए, 19 आ जाए, 21, 22 ऐसा आ जाए, या फिर आर्टिकल ABCD 19ABCD आ जाए, ठीक है। अब आता है D में, राज्य क्षेत्र में विचरने का अधिकार। हमारे भारत में हम कहीं पर भी घूम सकते हैं, चाहे कश्मीर से लगा कन्याकुमारी तक, पूर्वोत्तर भारत में कुछ प्रतिबंध के साथ हम घूम सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर कुछ प्रतिबंध है। वहाँ पर प्रतिबंध इस कारण से है कि वहाँ की कुछ स्थायी जनसंख्या, जो जनजाति है, उन जनजातियों में हम घूमें नहीं और वहाँ पर हम रह नहीं जाएं, उनके साथ छेड़छाड़ न करें, क्योंकि वहाँ पर जुर्म कशी चलती है, बहुत सारी उनकी खुद की प्रथाएं होती हैं, तो उनमें हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ें हमें संविधान में वर्णित है। लेकिन हम जैसे बात करें उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति है, तो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में
बहुत अच्छी तरीके से रह सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कोई उनको मना करे, कोई उनको नहीं रहने दे, तो उसके लिए संविधान है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें रिटें जारी करते हैं और पूछते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है आपके प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल डी हमने 19 का डी पढ़ लिया है, आर्टिकल 19 का ई हमें पढ़ना है। आर्टिकल 19 का ई हम पढ़ते हैं, और 19 का ई में राज्य क्षेत्र में निवास या बस जाने का अधिकार, यानी कि कहीं पर भी आप बस सकते हो, कहीं पर भी आप रह सकते हो, कहीं पर आप निवास कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में हो तो सिर्फ मध्य प्रदेश में ही रह सकते हो, ठीक है। आप राजस्थान में नहीं रह सकते हो, बिल्कुल बाकायदा रह सकते हो, ठीक है। और आप उत्तर प्रदेश में रह सकते हो, आप कहीं किसी भी राज्य में रह सकते हो, ठीक है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्य की मैं फिर बता रहा हूँ आपको, पूर्वोत्तर राज्य में कुछ सीमाएं हैं, और वहाँ की सीमाएं संविधान ने अच्छी तरीके से मानी है, क्योंकि वहाँ की स्थायी कुछ जनसंख्या जो है वो जनजातीय इलाका है, और वो जनजातीय इलाकों में हमारा रहना उन जनजातियों के साथ छेड़छाड़ जैसा है। तो वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करते वो चीज़ें कि हमारी संस्कृति में, हमारी जनजातियों में हमारी कुछ वेशभूषा है, हमारे उसमें कुछ छेड़छाड़ करे, परिवर्तन लाए, नहीं, वो अपनी संस्कृति बचाए रखना चाहते हैं, और इसी को हमारे संविधान ने सही माना भी है कि चलो ठीक है, कोई इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्ति या व्यवसाय का अधिकार, ये बहुत चर्चा में रहता है। चर्चा में क्यों रहता है? ये चर्चा में रहने का सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो है, हम जब रोजगार लेने जाए तो हम रहकर रोजगार तो ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जब गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो हम गवर्नमेंट जॉब के साथ, जैसे राजस्थान की है, मध्य प्रदेश की है, सभी राज्यों में, सिर्फ एक राज्य को कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सभी राज्यों में ये है कि अगर हम वहाँ पे करते हैं तो वहाँ पर कोटा फिक्स किया है कि सिर्फ अगर 100 सीटें हैं तो 10 सीटों पर ही आप बाहरी राज्यों से आवागमन वाले लोगों को सीमा रख सकते हो। बाकी 90% जो लोग हैं वो सारे के सारे लोग अपने उत्तर प्रदेश के रहेंगे, राजस्थान के ही रहेंगे, वो अपने ही लोग फाइट कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो कोटा बनाना का जो है ना, वो इस आर्टिकल का कहीं ना कहीं हनन होता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे मामले उभरते हैं, और वो फिर कहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य उभर के आए हैं कि वहाँ की जो स्थायी जनसंख्या है उनको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, बजाय दूसरों के रोजगार देने की। तो इस कारण से कुछ राजनीतिक उठापटक भी होती है, राजनीतिक हलचल भी होती है, इस कारण से भी ये चीज़ें होती हैं, आप समझ सकते हो। तो ये आर्टिकल 19 में है, ठीक है। तो आर्टिकल 19 हमने आर्टिकल ए में पढ़ा है वाक अभिव्यक्ति, बी निरायुध शांतिपूर्ण पढ़ा है, आर्टिकल 19C जो पढ़ा है समूह या संघ बनाने का अधिकार, आर्टिकल डी पढ़ा है राज्य क्षेत्र में विचरने का अधिकार, कहीं पर भी घूम सकते हो, कहीं पर बस जाने का अधिकार जो है डी में, ठीक है। तो अब आप इसको याद कैसे रख सकते हो? बोलना है आपको, सम्मेलन करना है, ठीक है, आपको विरोध करना है, बोल के विरोध करना है, फिर एक दल बना लेना है, फिर घूमने जाना है, और फिर वहीं बस जाना है, फिर वहाँ रोजगार की मांग करना है। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हो अपने अपने अनुसार, ठीक है, मैंने अपने अनुसार बताया। लेकिन अब मेंस में यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज से हमें ये सेगमेंट शुरू किया है कि मेंस में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। मेंस में प्रश्न बनाने का जो है वो आर्टिकल 19 को परिभाषित करें, हमारा ऐसा ही पूछते हैं, हमारा MPPSC ऐसे ही पूछते हैं, हमें कोई अलग से कोई लॉजिकल नहीं। अगर UPSC हो, UPPCS हो, या RIS का एग्जाम हो, तो हमें वहाँ पर दिखता है कि बहुत लॉजिकल इक्वेशन पूछते हैं, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये का यही पूछा जाता है, आर्टिकल 19 को परिभाषित करें, तो यही का यही हमें सेगमेंट बना देना है। हो सके तो आप थोड़ा सा डायग्राम को इस प्रकार से आर्टिकल 19 लिख के और इसके ABCD इसको जिक्र कर सकते हो, और इसका जिक्र नीचे कर सकते हो, और अगर ज़्यादा 11 नंबर पूछा जाए तो। अगर उसके बाद कौन सा मूल अधिकार जो है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, कौन सा मूल अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, तो आर्टिकल 19 है। एक आध आर्टिकल और आगे आएगा जो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। तो आर्टिकल 19 जो है वो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। 17-18 सभी विदेशी नागरिकों, जो विदेश से भी नागरिक आते हैं, उनके लिए भी है। आर्टिकल 19 का जो एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, वो स्वतंत्रता का अधिकार किन किन आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 में है, आर्टिकल 20 में है, आर्टिकल 21 में है, और आर्टिकल 22 में है। इस प्रकार से मैं आपको सही पढ़ाने वाला हूँ, और ये सारी चीज़ें आपके साथ और अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाला हूँ। यही थी आज की क्लास। आर्टिकल 19 को पढ़िए बहुत अच्छी तरीके से। आर्टिकल 19 को अगर आप समझ लिए तो आपको बहुत बड़ा संविधान का हिस्सा समझ में आ जाएगा। यह संविधान का बेसिक ढांचा है, मतलब यहाँ पर कोई छेड़छाड़ भी नहीं हो सकती, यहाँ कहता ऐसे ही, छेड़छाड़ नहीं हो सकती। और यहाँ पर आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है इसको, इसलिए मैं कहता हूँ सिविल अड्डा को सब्सक्राइब करिए, सारी क्लासें देखिए। लगातार MPPSC मेंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ, और हम सब मिलकर कर रहा हूँ, मैं अकेले नहीं, हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो MPPSC मेंस को हम लगातार पढ़ते रहेंगे। इसी तरीके से प्रत्येक टॉपिक हम पढ़ेंगे, MPPSC मेंस का प्रत्येक टॉपिक पढ़ेंगे, और निःशुल्क पढ़ेंगे, कोई भी कोर्स में पेड करने वाला नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको लाइक शेयर करते रहिए।